एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेसन 12 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले हैं आपके एग्जाम में। पॉसिबिलिटी है कि आ सकते हैं। इस चैप्टर से जो क्वेश्चन बनता है वो मल्टीकल्चरिज्म पर बनता है, रोल ऑफ काउंसलर पे बनता है, मल्टीकल्चरल गाइडेंस एंड काउंसलिंग पर बनता है, समझ रहे हैं। या फिर चांसेस है अब की बार बनने के पॉजिटिव हेल्थ पर एक क्वेश्चन आ सकता है। यस, पॉजिटिव हेल्थ पर। लेकिन पॉजिटिव से रिलेटेड ना जो भी कुछ है हम MPCE 046 में कवर करने की कोशिश करेंगे आपके एग्जाम से पहले। ओके, सो मल्टीकल्चरिज्म को समझने से पहले मेरे हिसाब से आपको ये समझ लेना चाहिए कि कल्चर क्या होता है, क्योंकि आपको ये तो पता चल गया होगा इसका नाम सुनते ही। मल्टी प्लस कल्चर इस तरह से जो ये टर्म बनी हुई है, पहले कल्चर था, उसके बाद आपको क्या पता चला कि हाँ भाई मल्टीकल्चरिज्म भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कल्चर आपको समझना होगा क्या होता है कल्चर। अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि कल्चर क्या है भाई, आप किस कल्चर से बिलोंग करते हैं, तो शायद अभी आप ये कहेंगे कि मैं तो ना भाई हिंदू, या मैं तो मुस्लिम, या सिख, या फिर मैं तो बौद्ध या जैन, इस तरह की बातें आप करेंगे, है ना। लेकिन आप गौर से सोचिए, क्या ये आपके कल्चर है या रिलीजन है? ये सभी आप गौर से सोचिए, बताइए। अब देखिए, कल्चर को समझने का एक छोटा सा फंडा है भाई। कल्चर कैसे बनता है, एक एग्जांपल से समझाता हूं, मैं समझाने की कोशिश करता हूं, शायद आपको समझ आ जाए। मान लीजिए एक जंगल है। क्या है? एक जंगल में एक क्या रहता है? ग्रुप ऑफ पीपल। क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल। आप कंसीडर कर लीजिए यहाँ पर 100 पीपल्स है जो रहते हैं। ओके, अब ये जो 100 लोग यहाँ पर रहते हैं, इनका खुद की एक लैंग्वेज होगी जिससे वो कम्युनिकेट कर पाएंगे। सबसे बेसिक लैंग्वेज होती है, कम्युनिकेशन मीडियम, समझ रहे हैं। उसके बाद ये कुछ खाना खाते होंगे कॉमन सा, जिससे कम्युनिटी से, जैसे कि पहले आदि मानव लोग होते थे, है ना, आपको पता होगा, तो वो क्या खाते थे। उनकी कोई ड्रेस होगी, ड्रेसिंग सेंस आप कहेंगे, उनके कुछ रिचुअल्स, कस्टम्स, या फिर हम कहेंगे वहां पर उनकी जो क्या है, कोई आर्ट, कोई म्यूजिक उनको पसंद होगा, या फिर और क्या होता है कल्चर में, एक कम्युनिटी में त्योहार होते हैं, फेस्टिवल्स या सेलिब्रेशन आप बोल सकते हैं, जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सब चीजें हैं यहाँ पर है जो आपने देखी कि ये ग्रुप ऑफ पीपल इन चीजों को शेयर करते हैं। लैंग्वेज, फूड, ड्रेस, रिचुअल, कस्टम्स, आर्ट, म्यूजिक, फेस्टिवल्स, ये सभी होते हैं ना। तो देखिए, आप ये चीजें देखेंगे ना, जब आप इन 100 लोगों से मिलेंगे तो आपको ये चीजें सारी की सारी लगभग सेम मिलेंगी। ठीक है, अगर आइए शुरुआत से ही रहते हैं। ठीक है, अगर आप किसी और एक जंगल में चले जाते हैं, वहां पर भी आप ये सभी चीजें देखते हैं। हो सकता है यहाँ पर मौसम के अनुसार गर्मी रहती हो, लेकिन यहाँ पर मौसम के अनुसार क्या है, सर्दी रहती है। तो यहाँ पर खाना अलग होगा, इनके ड्रेसिंग सेंस अलग होगी, हो सकता है इनके कस्टम्स और फेस्टिवल्स अलग हों, आर्ट एंड म्यूजिक अलग हो। तो आप ये समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। कल्चर एक ऐसे ग्रुप को, एक कॉन्सेप्ट है, समझ रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट में नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं, उनको सभी को मिलाकर कल्चर बनता है। अब आप अपने आप को डिफाइन कर पा रहे हैं, मैं कौन से कल्चर से हूं। अगर मैं बेसिकली एक मतलब क्या कहूं मैं, अगर आपको एग्जांपल इंडिया से लेते हैं, आप कहेंगे मैं इंडियन कल्चर से बिलोंग करता हूं, या आप कहेंगे कि मैं ना अकॉर्डिंग टू इंडियन कल्चर, क्योंकि आप बिलोंग करते हैं इंडिया से। अकॉर्डिंग टू इंडियन कल्चर हमारे यहाँ वेज ज्यादा प्रेफर किया जाता है। वो डिपेंड करता है आप कौन से एरिया में रहते हैं इंडिया के। ठीक है, या फिर हम कहेंगे यहाँ में जो क्या करते हैं, कुर्ता पाजामा डालते हैं। ठीक है, ऐसा होता है, या सिर पे हम कैप डालते हैं, या हम पगड़ी डालते हैं, इस तरह की चीजें होंगी। लेकिन जैसे ही आप कहाँ चले जाते हैं, USA में चले जाते हैं, तो वहां पर आप उसको क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे उसको, फॉरेन कल्चर। अकॉर्डिंग टू फॉरेन कल्चर आप क्या डालेंगे, जीन्स डालेंगे, टॉप डालेंगे, समझ रहे हैं। तो आप यहाँ पर कल्चर का डिफरेंस देख पा रहे हैं, समझ रहे हैं मैं क्या कहना समझाना चाहता हूं। तो कल्चर क्या है बेसिकली, ये ना एक हिस्ट्री का, हम ये कह सकते हैं, जो हिस्ट्री से चला आ रहा है। कुछ लोग है जो काफी पुराने समय से है जो इन्हीं एक जो पाथ को फॉलो कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया कि दिवाली इंडिया में बनती है, क्रिसमस है जो अब तो हम यहाँ पर भी बनता है। देखिए, वैरायटीज आपको हर जगह देखने को मिलेगी, लेकिन एक बड़े पैमाने का एग्जांपल है जिससे आप आसानी से कोरिलेट कर पाएंगे कि इंडिया
यूएसए में आप क्रिसमस को ज्यादा धूमधाम से मनते देखेंगे, आजकल तो दिवाली भी बनती है, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए बताना चाहता हूँ कि दिवाली इंडिया के लोग है जो ज्यादा उत्सुकता से मनाते हैं, समझ रहे हैं, यहाँ पर फुल ऑफ एनर्जी होता है ड्यूरिंग द दिवाली। लेकिन बाहर अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको लगेगा कि हाँ भाई यहाँ तो क्रिसमस पे ज्यादा है जो लोगों में जोर शोर दिख रहा है, समझ रहे हैं। तो ये कल्चर का डिफरेंस है, इंडियन कल्चर, फॉरेन कल्चर। एक इंडियन कहेगा कि ये फॉरेन कल्चर से आया है, समझ रहे हैं। तो अब आपको कल्चर समझ में आ गया। अब आप आ जाइए मल्टीकल्चरिज्म पर। तो मल्टीकल्चरिज्म क्या होगा? अब आप ये पूछ सकते हैं यहाँ पर सवाल, क्या ये एक जैसा रहता है? जैसे कि एक बार बन जाए किसी का कल्चर, जो 100 लोगों का मैंने ग्रुप बताया, क्या ये चेंज नहीं होगा? होगा। कल्चर कभी भी स्टैटिक नहीं होता, ये डायनामिक होता है, ये इवोल्यूशनरी होता है, क्योंकि धीरे धीरे माइनर से चेंज आते हैं जो हमें पता भी नहीं चलते, और अल्टीमेटली 1-2 पीढ़ी जाने के बाद हमें पता चलता है कि हमारे कल्चर में पहले ये होता था और अब ये हो रहा है। लेकिन ये तो था मेरा मोटिव, सिर्फ आपको समझाना। इतनी वीडियो को आप अगर आपको पता है तो आप स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मल्टीकल्चरिज्म। अब आती है क्वेश्चन पे बात, जो आपको एग्जाम में लिखना है, उस टॉपिक को समझ लेते हैं। अभी मल्टीकल्चरिज्म मींस एक से ज्यादा कल्चर जहां पर रहते हैं, जहां पर उनको प्रमोट किया जाता है, या फिर बिल्कुल आसानी से प्रेम भाव से है जो अलग अलग कल्चर के लोग हैं जो रह पाते हैं किसी कम्युनिटी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको वहां पर हम कहेंगे, वो कॉन्सेप्ट कहलाएगा मल्टीकल्चरिज्म। काफी चैलेंजिंग है ये कॉन्सेप्ट। ओके, सो मल्टीकल्चरिज्म आपको कहां पर देखने को मिलेगा? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, फिर शायद आप कंफ्यूज हो जाएंगे। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, आपकी सोसाइटी जहां पर आप रहते हैं, वहां हर जगह जो आपको मल्टीकल्चरिज्म का कॉन्सेप्ट है जो देखने को मिलेगा। समझ गए? तो मल्टीकल्चरिज्म क्या है ये भी आपको पता चल गया कि मल्टीपल कल्चर है जो एक साथ बिल्कुल प्रेम भाव से रह रहे हैं। ठीक है, सभी की अपनी अपनी एक आइडेंटिटी है, किसी की आइडेंटिटी लुप्त नहीं हुई है। यहाँ पर लुप्त होना मीन्स गायब हो जाना। ठीक है, सभी की अपनी अपनी आइडेंटिटी है, उनके अपने अपने अधिकार हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, राइट्स हैं। तो ये मल्टीकल्चरिज्म का कॉन्सेप्ट रहता है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर समझने की मल्टीकल्चरिज्म गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जो कि अभी एक छोटी सी स्टेटमेंट है, उसके बाद कंप्लीट टॉपिक है जो यहाँ पर आएगा। ठीक है, मल्टीकल्चरिज्म गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जहां पर एक काउंसलर और क्लाइंट को डिफरेंट कंसीडर किया जाता है। अब ये काउंसलर और क्लाइंट डिफरेंट कैसे? अब देखिए, जैसे कि आप कल को काउंसलर बन जाएंगे भाई, ठीक है, आपके पास कोई क्लाइंट आएगा तो उसकी पर्सनैलिटी, उसकी ट्रेट, इंटरेस्ट सब कुछ अलग होगा, आपसे बिल्कुल अलग होने वाला है। आप ये एक्सपेक्टेशन करते हैं कि हाँ बिल्कुल अलग होगा। चांसेस बिल्कुल माइनर से चांसेस है कि वो किसी आपके ही कल्चर से बिलोंग करता है, अगर आपने किसी ऐसी जगह ना खोला हो जहां पर एक ही कल्चर के लोग रहते हैं, आपका क्लिनिक, समझ रहे होगे। तो मल्टीकल्चरिज्म गाइडेंस एंड काउंसलिंग में क्या होता है भाई? सबसे पहली स्टेटमेंट यही है कि काउंसलर और क्लाइंट दोनों अलग होते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है भाई, ये जो डिफरेंस है ये आता कहाँ से है? क्योंकि आप अपनी सोसाइटी में रहते हैं, कोई और पर्सन जो है वो उसकी सोसाइटी में रहता है, वहां के अलग लैंग्वेज, ये जो मैंने बताया, ये सारे चीजें हैं जो अपनी अपनी हैं, आपकी अपनी है। तो दोनों, हमारी जो सोशलाइजेशन है, कैसे हम इंटरेक्ट करते हैं लोगों से, ये सभी चीजें मायने रखती हैं हमारे को एक दूसरे से अलग बनाने के लिए। अगर मान लीजिए आपको कल को यूएसए जो आपको जॉब मिल जाती है, तो आप हो सकता है 10 साल 20 साल आप कहेंगे इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग, फिर आप कहेंगे फॉरेन कल्चर के अकॉर्डिंग, लेकिन 20 साल के बाद है जो आप कहेंगे कि मतलब शुरुआती साल में तो आप कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू इंडियन कल्चर और यहाँ के कल्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है, या फिर आप कहेंगे फॉरेन कल्चर के अकॉर्डिंग, ऐसा रहता है। लेकिन 20-25 साल गुजरने के बाद जब आपके बच्चे भी बड़े बड़े हो जाएंगे, तब आप क्या कहेंगे? हमारे यहाँ कल्चर के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू इंडियन कल्चर, आप लैंग्वेज चेंज होती चली जाती है। समझ रहे हैं? समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? आपका जो एनवायरनमेंट डिफाइन करता है कि आप कैसे बिहेव करेंगे, सिंपली। तो आपकी कम्युनिटी जहां पर आप है जो बड़े किए जा रहे हैं, सिंपली कहेंगे चाइल्ड रियरिंग इन ए सर्टेन एथनिक कम्युनिटी, जो भी आपका जातीय समुदाय है वहां पर ये बिलोंग करता है कि आपको दूसरों से कितना डिफरेंस हो जाएगा। So, guidance and counseling to be multicultural in the sense that counselor need to recognize that all their clients bring their unique personal history, cultures into the guidance and counseling process. कि भाई guidance and counseling में ना जो भी client आएगा आपके पास, तो वो उसकी अपनी यूनिक आइडेंटिटी होगी और यूनिक ट्रेट्स होंगे, उसका अपना एक कल्चर होगा। तो इसीलिए काउंसलिंग के अंदर मल्टीकल्चरल जो कॉन्सेप्ट को है, जो आप कह सकते हैं कि इसको है जो प्रेफरेंस दी जाती है। समझ रहे हैं?
नेक्स्ट आता है हमारे पास जो टॉपिक है जिसपे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, मल्टीकल्चरिज्म की डेफिनेशन आपसे पूछ ली जा सकती है। अब यहाँ पर मल्टीकल्चरल काउंसलिंग एंड गाइडेंस एक ऐसी अप्रोच जहां पर काउंसलिंग एंड गाइडेंस के अंदर क्या किया जाता है, सबसे पहले हम पहचानेंगे, रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है भाई ये डिफरेंट कल्चर का है। रिस्पेक्ट प्रोवाइड करेंगे, जो भी क्लाइंट हमारे पास डिफरेंट कल्चर से, किसी का अलग कल्चरल बैकग्राउंड है तो उससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कार्ल रोगल में, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, इट डजंट मैटर हु इज ही और शी, फ्रॉम वेयर ही और शी कम। तो ये कोई मैटर करता ही नहीं भाई वो कहां से आ रहा है, कहां से वो आई है, ये इट डजंट मैटर। ये हमें अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड वहां पर शो करना होगा। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उसके कल्चर को रिकॉग्नाइज करना होगा, फिर हमें उसको रिस्पेक्ट प्रोवाइड करनी होगी। एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल, इट एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग adapting one's counseling approach to meet the specific needs of clients from different cultural group। हमें उस क्लाइंट के अकॉर्डिंग, उसके कल्चरल कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग, आप बार बार ये टर्म सुनेंगे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, उस कल्चर के अकॉर्डिंग हमें अपनी जो कम्युनिकेशन स्टाइल्स हम कह सकते हैं, काउंसलिंग अप्रोच हम कह सकते हैं, काउंसलिंग इंटरवेंशंस हम कह सकते हैं, ये सभी अकॉर्डिंग टू क्लाइंट्स कल्चरल बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग हमें चूज करनी होगी। होप यू अंडरस्टैंड मल्टी कल्चरल काउंसलिंग एंड गाइडेंस कैसी अप्रोच है, समझ पा रहे हैं। कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उसके बाद हम बात करेंगे काउंसलर के रोल ऑफ काउंसलर। प्रिंसिपल्स है जो सबसे पहला आता है भाई कल्चरल ह्यूमिलिटी। देखिए कल्चरल ह्यूमिलिटी मीन्स यहाँ पर क्या करता है, काउंसलर कल्टिवेट ए जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर ओन कल्चरल बायस एंड लिमिटेशंस। मीन्स कि जो काउंसलर होगा ना उसको अपने कल्चर के बारे की, जो अपने कल्चर की जो लिमिटेशंस होगी, उसका जो खुद का कल्चर है उसकी जो बाउंड्री होगी, समझ रहे हैं, उसकी कल्चरल बायसनेस, वो कहां पर उसका कल्चर है जो बायसनेस शो कर रहा है, इन सभी के बारे में उसको अवेयर होना होगा, ठीक है। क्योंकि उसे पता है कि वो सामने वाले के कल्चर को पूरी तरह से, कोई भी किसी के कल्चर को सडनली नहीं समझ सकता, समझ पा रहे हैं। तो that they may not be fully comprehend and experience of the client from different cultural background। तो इसीलिए कल्चरल ह्यूमिलिटी जरूरी है। आप ह्यूमिलिटी को समझ सकते हैं, इसको ना हिंदी में बोलते हैं भाई विनम्रता। विनम्रता, आपने कभी हिंदी में अगर किसी को प्रार्थना पत्र लिखा हो या प्रेम पत्र लिखा हो तो वहां पर आपको चीजें समझ में आएगी, आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है। विनम्रता शो करना मीन्स आप है ना किसी चीज को आसानी से एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, समझ रहे हैं। इफ यू आर रिज्ड देन यू कैन नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट। तो अगर आप किसी चीज के प्रति रिज्ड हैं तो आप उसको एक्सेप्ट करने में, चाहे आप कितना भी उसे चाहते हो, आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। लेकिन आप किसी चीज को लेकर विनम्र हैं तो आप उसको थोड़ा सा आसानी से एक्सेप्ट कर पाएंगे, सॉरी, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रिंसिपल कल्चरल अवेयरनेस। Counselor actively seek to understand cultural values, beliefs, practice of their client, how these factors influence the worldview and experiences। आपको पता है कल्चर, जो क्लाइंट आ रहा है उसका डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड है, ठीक है। डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड है तो हमें क्या करना होगा, उसके बिलीव्स को समझना होगा, उसकी वैल्यूज को समझना होगा, उसके कल्चर को समझने की कोशिश करनी होगी। तो यहाँ पर काउंसलर भी वही करता है, एक्टिवली सीक टू अंडरस्टैंड द कल्चरल वैल्यूज बिलीव्स, ठीक है। सेंसिटिविटी का मीनिंग क्या होगा यहाँ पर, कल्चरल सेंसिटिविटी। यहाँ पर सेंसिटिविटी मीन्स कि भाई देखिए काफी डिफिकल्ट होता है कि कोई भी नया, मान लीजिए आपके पास दो क्लाइंट आ रहे हैं दिन में, दो क्लाइंट या फिर दो से ज्यादा, वो दोनों के अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड है, तो वहां पर आपको डिफिकल्टी होगी, ये ऑब्वियस है। तो सेंसिटिविटी मीन्स यहाँ पर है जो काउंसलर है जो सेंसिटिविटी शो करेगा कि वो उनकी कल्चर की जो बायसनेस कह रहा हूं मैं, बारीकियां हैं, उनको समझने की कोशिश करें, समझ पा रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन स्टाइल अटेंड करें, समझ पा रहे हैं। इंटरवेंशंस, काउंसलिंग टेक्निक्स उनके कल्चर के अकॉर्डिंग वो जो क्या करे, पिक करे और फिर उनके साथ जो यूज करे। मान लीजिए किसी कोई पर्टिकुलर कल्चर है, वहां पर हम कम्युनिकेशन के लिए जो लैंग्वेज यूज कर पा रहे हैं तो हम कोशिश करें कि हम उन्हीं के कल्चर में जो लैंग्वेज यूज की जाती है हम उसी का यूज करें। तो क्या मान लीजिए कई बार क्या होता है कि हमें हिंदी आती है, ठीक है, या फिर हमें सिर्फ इंग्लिश आती है, ये दो लैंग्वेज है जो इंडिया में पॉपुलर है। लेकिन अब आपके पास जो क्लाइंट आ जाता है वो पंजाबी का आ जाता है, ठीक है, तो आप कहेंगे कि पंजाबी कल्चर एक से समझ रहे, वहां के जो त्योहार थोड़े अलग होते हैं, हालांकि वो सेलिब्रेट ये सभी त्योहार करते हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो पंजाबी लैंग्वेज, अगर आप, ये कॉमन सेंस है भाई, जब आप किसी को उसकी लैंग्वेज में जब आप बात करते हो तो उसको ये लगता है अच्छा तो अपना ही बंदा है ना,
ऐसा होता है ना। तो कल्चरल सेंसिटिविटी में आप ये चीजें आपको है जो क्या करनी होगी, अपनानी होगी। कल्चरल कॉम्पिटेंस मीन्स यहाँ पर काउंसलर को बार बार कोशिश करनी होगी कि वो कल्चरल कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस मीन्स उस कल्चर के अकॉर्डिंग है जो अपने अंदर कॉम्पिटेंस लेके आए, कुछ कैपेबिलिटी लेके आए, जैसे कि नॉलेज अटेन कर ली, नॉलेज को एक्वायर कर लिया, स्किल्स, एटीट्यूड टू प्रोवाइड काउंसलिंग टू इंडिविजुअल फ्रॉम डाइवर्स कल्चरल बैकग्राउंड। ओके, तो कल्चरल कॉम्पिटेंस समझ में आ गई। ये कुछ 4 कोर प्रिंसिपल्स थे जो आपको समझने होंगे कल्चर मल्टीकल्चरिज्म को समझने के लिए। और इन चीजों से ही आपको अगर ये 4 प्रिंसिपल समझ में आ जाते तो आपको रोल ऑफ काउंसलर काफी हद तक समझ में आ जाएगा। जैसे कि कुछ टर्म्स यहाँ पर आपको सेम देखने को मिलेगी। डेवलपिंग कल्चरल अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी, जैसा कि अभी हमने किया था कल्चरल सेंसिटिविटी एंड अवेयरनेस, तो यहाँ पर क्या करेंगे, काउंसलर को क्या करना होगा, उन एक्टिविटीज में शामिल होना होगा जैसे कि कल्चरल एजुकेशन, ताकि वो अपने कल्चर की बायसनेस को, लिमिटेशंस को समझ सके और इस बात से अवेयर हो सके कि वो सामने वाले के कल्चर को कंप्लीटली सडनली नहीं समझ सकता। ठीक है, तो अवेयरनेस जरूरी है और इसके लिए हमें क्या शो करनी होगी, ह्यूमैलिटी भी शो करनी होगी कि हम थोड़ा विनम्र रहे, सेंसिटिविटी शो करनी होगी। सेंसिटिविटी मींस कि आप वहां पर उस कल्चर को समझने के लिए, पॉइंट ऑफ व्यू को उसको समझने के लिए थोड़ा सा आप कोशिश कर रहे हैं। ओपन माइंडेड रहना होगा, ऐसा नहीं कि भाई नहीं 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 ऐसा तो होता ही नहीं है, नहीं वो कहेगा कि हमारे कल्चर में ऐसा होता है भाई, आप कहेंगे नहीं होता ही नहीं है, तो ओपन माइंडेड रहना होगा आपको। तो रोल ऑफ काउंसलर, सेकंड पॉइंट आता हमारा कल्चरल असेसमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग। आप उसके जो, जब आप किसी को काउंसिल कर रहे हैं तो सीधी सी बात हम असेसमेंट करते हैं, तो यहाँ पर जब वो डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड से, तो आपको क्या करना होगा, कल्चरल असेसमेंट पूरे सेशन में चलेगी, जिससे आपको क्या मिलेगी, नॉलेज ही नॉलेज मिलेगी, उसके कल्चरल बैकग्राउंड, उसकी वैल्यूज, उसकी बिलीव्स क्या है अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर। ठीक है, और ये जो हमें क्या प्रोवाइड करेगी, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करेगी, अकॉर्डिंग टू दिस कल्चर हमें कौन सी अप्रोच, कौन सी इंटरवेंशन यूज करनी है, वो असेसमेंट हमें बताएगी। समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कल्चरली रिलेवेंट कम्युनिकेशन एंड इंटरवेंशन। जैसे ही आपने एसेस किया, आपको अंडरस्टैंडिंग हुई, हाँ भाई हाँ ये मुझे यूज करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप है जो कम्युनिकेशन स्टाइल्स, इंटरवेंशंस, जैसे कि आप नॉन वर्बल क्यूज टू फोस्टर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मींस कि आप मान लीजिए उसके कल्चर में यूं करना बेहतर समझा जाता है, तो आप आखिर में जैसे ही काउंसलिंग हमारा जो सेशन एंड होने वाला है, आप कह सकते हैं यू डिड बेटर। ठीक है, आप कुछ ऐसा साइन, इसको जो उनके कल्चर के अकॉर्डिंग बेहतर कंसीडर किया जाता है, जैसे कि नॉर्मल होता है कि नमस्ते आखिर में हम कहते हैं, क्योंकि इंग्लिश में अगर हम बात करें तो हम कहेंगे गुड बाय, टेक केयर, ये सभी चीजें समझ रहे हैं। तो ये कम्युनिकेशन इंटरवेंशन हमें जो कहां से पता चलती है, असेसमेंट से, अंडरस्टैंडिंग से, तो एक दूसरे से रिलेट करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है एडवोकेसी एंड कोलैबोरेशन। अभी एडवोकेसी एंड कोलैबोरेशन क्या होगा कि यहाँ पर काउंसलर को उनके जो, हमारा जो क्लाइंट आएगा उसकी नीड्स क्या हैं ये समझनी होगी, उसके राइट्स क्या हैं, इनके लिए एडवोकेसी करेगा। एडवोकेसी मींस आप कहेंगे वकालत एक किस्म से, कि उनकी इन चीजों को, उनकी नीड्स को, राइट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी। या फिर कोलैबोरेशन का मीनिंग होगा कि वो उन ऑर्गेनाइजेशन से जहां से वो बिलोंग करता है, कल्चरल रिसोर्सेज से, वहां पर कोलैबोरेशन करने के बाद हम ये कहेंगे कि कुछ कंट्रीब्यूशन करने के बाद या बातचीत करने के बाद वहां पर हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे क्लाइंट को एक अच्छा सपोर्टिव एनवायरनमेंट उनके कल्चर से मिले। समझ रहे हैं, कई बार क्या होता है, हमारा कल्चर ही हमें है जो डिप्रेशन का रीजन बन जाता है काउंसलिंग, कि तुम किस कल्चर से बिलोंग करते हो, हमें पता चले कि उसका कल्चर ही उसके डिप्रेशन का कारण है। अब यहाँ पर केसेस अलग अलग हो सकते हैं, तो कोई स्पेसिफिक एग्जांपल मैं नहीं दूंगा। तो अभी आप इतना ही समझिए कि एडवोकेसी एंड कोलैबोरेशन कैसे यहाँ पर है जो काम करता है। ह्यूमैनिटी एंड कॉन्टिन्यूअस लर्निंग, अब आपको कल्चर के, किसी के दूसरे कल्चर के प्रति थोड़ा सा विनम्र रहना होगा। जो चीजें आप नहीं समझ पा रहे हैं, आपको पता है, आप एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ मैं इसके कल्चर को पूरी तरह समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये आप कमिटमेंट करेंगे कि मैं लगातार सेशन दर सेशन है जो इन चीजों को सीख लूंगा या इनको मैं एक्वायर कर लूंगा। ठीक है, तो ये चीजें काफी जरूरी है कि ये कमिटमेंट करना कि हम ऑनगोइंग लर्निंग एंड कल्चरल एक्सप्लोरेशन करते रहेंगे, एक्सपेंडिंग देयर नॉलेज स्किल टू सर्व डाइवर्स क्लाइंट इफेक्टिवली, ताकि हम अपने क्लाइंट को एक अच्छी काउंसलिंग है जो प्रोवाइड कर सके। इसके लिए हमें उनके कल्चर को लर्न करना होगा, उसके कल्चर को एक्सप्लोर हमें करना होगा, अपनी नॉलेज को एक्सपेंड करना होगा, कुछ स्किल्स डेवलप करने होंगे अपने अंदर। नेक्स्ट आता है एड्रेसिंग कल्चरली स्पेसिफिक इश्यूज। अब किसी कल्चर को लेकर कई बार इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, तो काउंसलर को क्या करना होगा, रिकॉग्नाइज एंड एड्रेस द यूनिक चैलेंजेस एक पर्टिकुलर कल्चर से रिलेटेड जो हो सकता है उनकी आइडेंटिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, या फिर कल्चर से रिलेटेड कोई स्ट्रेस हो।
ये भी होता है, या फिर उनके कल्चर में डिस्क्रिमिनेशन शो किया जा रहा हो, डिस्क्रिमिनेशन समझ रहे होंगे। सो दे प्रोवाइड कल्चरली टेलर्ड सपोर्ट टू हेल्प क्लाइंट नेविगेट दिस चैलेंजेस। तो सिंपली यहाँ पर काउंसलर हेल्प करता है उस क्लाइंट की आफ्टर अंडरस्टैंडिंग देयर कल्चरल बैकग्राउंड, कि जब तक हम उनके कल्चरल बैकग्राउंड को पूरी तरह नहीं समझेंगे तब तक हमें उन चीजों के बारे में, उन प्रॉब्लम के बारे में, उन स्पेसिफिक इश्यूज के बारे में, उनके सॉल्यूशन के बारे में नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पर हमें जो क्लाइंट को क्या करते हैं, नेविगेट मींस हम उनको जो दिशा प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा गूगल नेविगेशन आपने बताओ, तो नेविगेशन मींस आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करना कि आपको इस तरफ जाना है। तो एड्रेसिंग कल्चरल स्पेसिफिक इशू, ये ऐसे हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रमोटिंग कल्चरल प्राइड एंड एम्पावरमेंट। कई बार आपने देखा है कि कोई अपने ही कल्चर को बुरा कह रहा हो सकता है ना। तो काउंसलर क्या करता है यहाँ पर, क्लाइंट को एनकरेज करता है कि एक्सप्लोर करें अपने कल्चर आइडेंटिटी को लेकर, उनके कल्चर पर वो क्या करे, थोड़ा गर्व महसूस करे, सेल्फ एक्सेप्टेंस, रेजिलियंस शो करे। So they empower client to utilize their cultural strength and resources to enhance their overall well-being। ये overall well-being में काफी हेल्प करता है जब हम अपने कल्चर को एक्सेप्ट करते हैं। कई बार क्या होता है कि हम अपने कल्चर से ही खपा रहते हैं, ठीक है। कल्चरल कॉम्पिटेंस डेवलपमेंट, जैसा कि मैंने बताया, हम क्या करेंगे, लगातार उन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे जो हमारे अंदर कॉम्पिटेंस पैदा करे किसी एक पर्टिकुलर कल्चर से रिलेटेड। हम हो सकता है वहां पर अपॉर्चुनिटीज देखें अपने नॉलेज को एनहांस करने के लिए, स्किल्स, एटीट्यूड। दे पार्टिसिपेट इन प्रोफेशनल ट्रेनिंग, वर्कशॉप, क्रॉस कल्चरल इंटरेक्शंस टू रिफाइन देयर कल्चरल सेंसिटिविटी एंड एक्सपर्टीज। तो काउंसलर को क्या करना होगा, अलग अलग सेमिनार्स अटेंड करने होंगे, हो सकता है वर्कशॉप करना हो, कि वो उन कल्चरल सेंसिटिविटी को लेकर कोई नई नई चीजें जो सीख सके। आप भी कल को काउंसलर बनने जा रहे हो तो आपको भी काफी सारे सेमिनार्स, वर्कशॉप, ये सेशंस अटेंड करने होंगे ताकि आप इन चीजों से लेकर कुछ ना कुछ नया सीखें। कंट्रीब्यूशन टू इंक्लूसिव कम्युनिटीज, काउंसलर एडवोकेट फॉर एंड कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ मोर इंक्लूसिव एंड कल्चरली सेंसिटिव काउंसलिंग एनवायरनमेंट एंड कम्युनिटीज। कि काउंसलर क्या करेगा यहाँ पर, किसके लिए, अब यहाँ पर वहां पर क्लाइंट के राइट और उनकी नीड्स के लिए एडवोकेट वकालत कर रहा था, और वकालत मीन्स ये हो सकता है कि आप वहां पर कहीं ना कहीं किसी से बातचीत कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर इशू से आप डिबेट कर रहे हैं, भाई ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप इंक्लूसिव, मतलब बहुत सारे कल्चर्स को एक इंक्लूसिव होता है कि उनके अंदर ऐड करके हम एक जगह, जैसे कि मल्टीकल्चरिज्म कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही आप इसको समझ सकते हैं। इस तरह के एनवायरनमेंट को कम्युनिटीज को जो क्या करें, थोड़ा सा प्रमोट करें, हम ये कह सकते हैं। तो दे चैलेंज कल्चरल बेसिस, प्रमोट कल्चरल अंडरस्टैंडिंग एंड फोस्टर ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग फॉर ऑल इंडिविजुअल। तो ये सभी हमारे पॉइंट थे रोल ऑफ काउंसलर के अंदर मल्टीकल्चरिज्म में। होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक शायद आपको लग रहा होगा, मैंने जब ये पहली बार पढ़ा तो मुझे भी लग रहा था भाई, ठीक है, हो सकता है आपको लगे। इससे बाद हम कर रहे हैं पॉजिटिव हेल्थ। अब पॉजिटिव हेल्थ क्या होता है, जैसे ही हम हेल्थ के बारे में सुनते हैं हमें ये होता है कि यार मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल हेल्थी। तो पॉजिटिव हेल्थ इज नॉट अबाउट योर गुड हेल्थ, पॉजिटिव हेल्थ इज ऑल अबाउट योर वेलबींग। समझ रहे हैं, वेलबींग मींस आपका फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, हर एक एस्पेक्ट आपका लाइफ का ना बिल्कुल ओके है। अगर ये चीजें ओके हैं तो आपका जो हेल्थ है जो पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। समझ रहे हैं। सो चलिए थ्योरी पर चलते हैं। आपको समझाने की कोशिश तो मैंने की। Positive health is a more than just the absence of the disease. It is a state of well-being in which individuals are able to thrive physically, emotionally, and socially. Positive health is not about achieving perfection, but rather about striving for the continuous improvement, living a fulfillment of life. आप ये कह सकते हैं कि आप अपनी लाइफ में मतलब बस लर्न करते रहें, सीखते रहें चीजों को, नई नई चीजों को। हाँ, आपको डिसीज भी ना हो, फिजिकली आप भी फिट हो, आपको कोई स्ट्रेस ना हो, मेंटल हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो, सोशली आपके जो रिलेशनशिप काफी अच्छे हों, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो, सपोर्टिव एनवायरनमेंट हो, मीनिंगफुल लाइफ, यू नो व्हाट यू वांट टू डू इन योर फ्यूचर, कोपिंग स्किल्स, हाउ टू डील विद योर स्ट्रेस, हम सिंपल कह सकते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ मींस हम यहाँ कहेंगे कि आपका सेंस ऑफ बैलेंस, वेलबींग, एबिलिटी टू एंजॉय एंड एंगेज इन लाइफ एक्टिविटीज, आप कितना किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो पा रहे हैं। समझ रहे हैं। कई बार क्या होता है कि हम इतने डिप्रेस्ड होते हैं या हम इतने सैड होते हैं कि साइड में मान लीजिए आपके मम्मी पापा की एनिवर्सरी, आप उसको एंजॉय नहीं कर पाते। आपका खुद का बर्थडे है तो आप उसको एंजॉय नहीं कर पाते क्योंकि यू आर नॉट इमोशनली स्टेबल सिंपली। समझ रहे हैं। तो फिजिकल हेल्थ जहां पर आपको फिटनेस, न्यूट्रिशन, ओवरऑल बॉडी आपकी जो फिट होनी चाहिए। मेंटल हेल्थ से रिलेटेड आपको कोई स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरह की चीजें, कोई मेंटल हेल्थ रिलेटेड इशू नहीं होना चाहिए।
सोशल हेल्थ की बात करें तो सोशल कनेक्शंस हमारे होने चाहिए, स्पोर्टिव रिलेशनशिप होनी चाहिए, जिस भी रिलेशनशिप में हमें तो उसके बॉन्डिंग अच्छे होने चाहिए। मीनिंगफुल लाइफ, जैसा कि मैंने बताया, आप अपनी लाइफ का पर्पस जानते हैं कि हमें करना क्या है, कोपिंग मैकेनिज्म, क्वालिटी ऑफ लाइफ। सो एक ये होता है पॉजिटिव हेल्थ। काफी छोटा सा टॉपिक था, लेकिन हम इसको पॉजिटिव साइकोलॉजी में काफी बेहतर तरीके से कवर करेंगे। रोल ऑफ ऑप्टिमिज्म की बात करते हैं। ऑप्टिमिज्म क्या होता है भाई, आपने काफी बार सुना होगा ना, यू शुड बी ऑप्टिमिस्टिक, है ना, यू शुड नॉट बी पेसिमिस्टिक पर्सन। भाई ऑप्टिमिस्टिक क्या है, हम ये कह सकते हैं ऑप्टिमिस्टिक को आप एक होप से समझ सकते हैं, एक बिलीव से समझ सकते हैं, उम्मीद कि हाँ मुझे उम्मीद है ऐसा कुछ हो जाए। रोल ऑफ ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव हेल्थ में कैसे हेल्प करता है ये, कि जब आप किसी के प्रति उम्मीद रखते हैं भाई हाँ शायद ऐसा मेरे साथ कुछ सही होगा इन फ्यूचर, अगर मैं ऐसा करता हूं तो शायद मेरी कल को जॉब लग जाए, अगर मैं एमए साइकोलॉजी कर रहा हूं या एमएससी साइकोलॉजी कर रहा हूं तो हो सकता है मैं कल को अच्छा काउंसलर बन जाऊं। एक ऑप्टिमिस्टिक रहना तो आपके हेल्थ में काफी पॉजिटिव चेंज लेके आता है। सो ऑप्टिमिज्म, द बिलीव ऑफ दैट गुड थिंग विल हैपन। आपको ये बिलीव है, आपको एक उम्मीद जाग जाती है कि हाँ शायद मेरे साथ कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा। एक पावरफुल फोर्स है, और जब आप अंदर से ये सोचते हैं कि हाँ भाई मेरे साथ कल को कुछ ऐसा होगा, कल को मैं एक अच्छा व्यक्ति बन पाऊंगा, एक अच्छी जॉब मेरे साथ, तो एक उम्मीद आपको है ना मोटिवेट करती है, आप बेहतर काम करें अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। जैसे कि आपने प्लान ऑफ एक्शन आज पढ़ा, आज नहीं प्रीवियस वीडियो में आपने पढ़ा था करियर प्लान में, ठीक है। करियर प्लान में आपने देखा था प्लान ऑफ एक्शन। तो प्लान ऑफ एक्शन में जब हम काम करते हैं तो हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना होता है। ऑप्टिमिस्टिक क्यों? क्योंकि हमें उम्मीद है कि कल को हमने जो गोल बनाए हैं उनको हम कल को अटेन कर लेंगे। अब कल का मतलब ये नहीं है कि एक रात के बाद, भाई कल का मतलब है इन फ्यूचर, ठीक है। सो क्या रीजन है कि हमें ऑप्टिमिस्टिक के हेल्थ पर बेनिफिट है? फर्स्ट है ऑप्टिमिस्टिक टेंड टू टेक बेटर केयर ऑफ देमसेल्फ। जो ऑप्टिमिस्टिक पर्सन होते हैं वो अपने आप का ज्यादा ख्याल रखते हैं एज कंपैरिजन टू पेसिमिस्टिक पर्सन। अंडरस्टैंड? दे आर मोर लाइकली टू ईट हेल्दी फूड, एक्सरसाइज रेगुलरली, गेट इनफ स्लीप, they are more likely to see their doctor and for regular checkups। समझ रहे हैं? तो ऑप्टिमिज्म कितना जरूरी है। आपको भी पता तो होगा भाई अपनी लाइफ में ना, आप जब फील कर रहे हो कि हाँ आपको एक उम्मीद होती है कि ना इतने मार्क्स का मैं करके आ गया यार, मुझे उम्मीद है कहीं ना कहीं कि मैं पास हो जाऊंगा, और कई बार पास हो जाते हैं तब आप कितने खुश होते शायद आपको ही पता है। सेकेंड पॉइंट है कि ये कोपिंग विद स्ट्रेस। जब आपको पता है ये दुख के दिन आ गए हैं, मत घबराइए कि जब आपको जो कष्ट होता है, कष्ट मीन्स सैडनेस, वही सैडनेस है ना आफ्टर सम टाइम गोइंग ऑन, समझ रहे हैं, चली जाएगी। समझ गए? तो ऑप्टिमिस्टिक जो पर्सन होगा उसे ये होता है भाई हाँ कोई बात नहीं, 4 दिन की जिंदगी, एक दिन दुख भरा चलेगा तो कोई बात नहीं, 3 दिन हमें जो खुश रह जाएंगे। तो ऑप्टिमिस्टिक आर बेटर एट कोपिंग विद स्ट्रेस, ठीक है। थर्ड आता है ऑप्टिमिस्टिक का स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम। जब आप ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं कहीं ना कहीं आपकी जो उम्मीद, आपका अंदर से एक इच्छा, आपने ये देखा होगा। अब मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, किसी को हो जाए कुछ फीवर हो जाए या फिर कोरोना हो जाए, कोविड। अभी कोविड हुआ किसी को, 2 पर्सन को हुआ, एक ऑप्टिमिस्टिक एक पेसिमिस्टिक है। अब आप ये बताइए कौन सा जल्दी ठीक होगा? जिसको उम्मीद है कि हाँ ठीक तो हो जाएंगे यार, कोई बात नहीं, 10 दिन 15 दिन उसके बाद मैं रिकवर कर जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो ऑप्टिमिस्टिक होगा तो अपने हेल्थ के रिलेटेड भी काफी कॉन्शियस रहेगा, खाएगा पिएगा अच्छी तरह, डॉक्टर से दिखाएगा। लेकिन जो पेसिमिस्टिक होगा उसको तो ये लगेगा अरे यार कोविड हो गया, अब तो मर गए बस, कल को खत्म, है ना। तो आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो ऑप्टिमिस्टिक आपके इम्यून सिस्टम पर भी इफेक्ट डालता है कहीं ना कहीं, ऐसा स्टडी कहती है। तो ये था हमारा ऑप्टिमिस्टिक रोल ऑफ काउंसलर इन मल्टीकल्चरल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। मल्टीकल्चरिज्म हमने कवर किया। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ समझ आया होगा, अगर ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।